मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। भारत अमेरिका के दबाव में नहीं झुकेगा और साथ ही चीन के साथ मिलकर अमेरिका को जवाब देने की कोशिशों में लग गया है। साथ ही आपको बता दें कि जो हालात और जो स्थितियां हैं, माना यह भी जा रहा है कि भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और भारत सरकार ने चीन के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ एक संयुक्त रणनीति तैयार की है। दोनों देश अपने हितों की रक्षा के लिए एकजुट होकर काम करेंगे। दोनों देश अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए किसी भी तरह की कार्रवाई को करने के लिए तैयार है। भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने हितों की रक्षा के लिए दृढ़ है और साथ ही साथ किसी भी तरह के दबाव में नहीं झुकेगी। भारत अपनी संप्रभुता और गरिमा की रक्षा के लिए किसी भी तरह की कार्रवाई करने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अगस्त से 1 सितंबर के बीच जापान और चीन की यात्रा पर रहेंगे और इस दौरान साझा रणनीति और साफ होगी। बताया ये भी जा रहा है कि वे जापान जाएंगे, जहां वे भारत और जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके बाद 31 अगस्त को चीन जाएंगे और फिर वे एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान उनके राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी द्विपक्षीय बैठक होने की संभावना है। वहीं विश्लेषकों का ये भी कहना है कि भारत को खोना अमेरिका के लिए सबसे बुरा परिणाम होगा। उधर भारत मुश्किलों में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका रूस पर दबाव बनाने के लिए भारत का इस्तेमाल करने में लगा हुआ है। अमेरिका चाहता है कि रूस यूक्रेन के साथ चल रही लड़ाई को खत्म कर दे, लिहाजा वह रूस पर दबाव बना रहा है कि वह अपना जो तेल है वो ना बेच पाए। टैरिफ को लेकर ट्रंप का फैसला चौंकाने वाला है, क्योंकि रूसी तेल का चीन भारत से भी बड़ा खरीदार है। चीन मैन्युफैक्चरिंग का बादशाह माना जाता है। आबादी भी ज़्यादा होने के कारण वो कम कीमत में प्रोडक्ट तैयार करता है। अमेरिका सस्ते प्रोडक्ट चीन से ही आयात करता है और ऐसे में ट्रंप का एक गलत फैसला पूरी सप्लाई चेन को तोड़ सकता है। अमेरिकी कंपनियों का बड़े स्तर पर चीन में निवेश भी नरमी बरतने की एक वजह है। भारत के लिए मुश्किल ये है कि वह चीन की तरह नहीं है और ऐसे में चीन अपने व्यापार का इस्तेमाल एक हथियार की तरह कर सकता है। कारण है कि चीन के पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कहीं नहीं मिलती है, लेकिन भारत के पास अभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे वह अमेरिका को जवाब दे सके। भारत जो सामान अमेरिका को बेचता है वह आसानी से मिल जाते हैं और सवाल ये है कि भारत के पास जो बड़ा बाजार है उससे वह अमेरिका में सौदेबाजी कर सकता है। क्या आईटी सेक्टर जैसे सर्विस से भारत अमेरिका पर दबाव डाल सकता है? क्या चीन से करीबी भारत यानी कि अमेरिका को नरम बनाएगी? और साथ ही साथ सभी सवालों का आज हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही है कि चीन और भारत का दोस्ताना ट्रंप के लिए वाकई क्या सिरदर्द है और भारत चीन करीबी जो है इससे जो अमेरिका है वो वाकई घबराया हुआ है। कई ऐसे सवाल हैं जिसका आज हम जवाब लेने की कोशिश इस खास कार्यक्रम के माध्यम से करेंगे। इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आर के आर्य जी हैं, अर्थशास्त्री। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ करोड़ी सिंह जी हैं जो कि विदेशी मामलों की जानकार है। करोड़ी जी आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करोड़ी जी आपके साथ ही करते हैं। सर, ये जो चीन और भारत की करीबी है वाकई क्या अमेरिका के लिए सिरदर्द है? देखिए, निश्चित रूप से अमेरिका प्रारंभ से ये प्रयास कर रहा था कि भारत और चीन नजदीक नहीं आ रहे हैं। ये अमेरिका की रणनीति पहले से थी, चाहे प्रेसिडेंट डेमोक्रेटिक पार्टी का हो या रिपब्लिकन पार्टी का हो, क्योंकि एशिया में दो ग्रेट पावर हैं, चाइना और इंडिया। अगर दोनों साथ हो गए तो जिसको हम एशियन सेंचुरी कहते हैं वो एक वास्तविकता हो जाएगी। तो ये अमेरिका की रणनीति थी, अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट था। हमें इसको बुरा नहीं मानना चाहिए, तो हर देश अपना इंटरेस्ट परस्यू करता है। लेकिन अब जो टैरिफ की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की है इसमें रशिया तो बहाना है। ट्रंप ने अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, विशेष रूप से जो मागा कॉन्स्टिट्यूएंसी है और फार्मिंग लोबी है, उनको सेटिस्फाई करने के लिए टैरिफ लगाया है कि इंडिया पे दबाव बना के इंडियन मार्केट को अमेरिकन गुड्स के लिए, विशेष रूप से एग्री प्रोडक्ट के लिए खुलवा दिया जाए। लेकिन उसमें भारत ने रेजिस्ट किया
तो ट्रम्प ये कहना है कि मैं केवल ट्रेड और टैरिफ को व्यापारिक गतिविधि नहीं मानता हूं, मैं तो मानता हूं कि विश्व शांति और सुदृढ़ता का साधन। और अब वो ये भी कहने लगे हैं, अभी जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला है भारत को लेके, उसमें ये भी कहा है कि ये अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी और अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस हैं, उनको एड्रेस करने का साधन भी है। तो ये तो स्पष्ट रूप से इंगित तो हो रहा है। अब भारत पे इम्पैक्ट कितना होगा और भारत क्या कर सकता है? भारत पे इम्पैक्ट अभी ये कह रहे हैं, कहा जा रहा है कि 55% से 66% के करीब जो भारत का एक्सपोर्ट था, और विशेष रूप से स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज है उनका है, तो उस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये भारत के लिए चिंता की बात है कि छोटे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, व्यापारी हैं या उद्योगपति हैं, वो प्रभावित हो रहे हैं, बड़े नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए भारत कोई न कोई मेजर लेना चाहता है, किस तरह से इसको एड्रेस किया जाए। और इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री ने स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की स्ट्रेटेजी को फिर से एम्फेसाइज किया। ये स्वदेशी कन्वेंशनल सेंस में नहीं है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करे, चाहे वो विदेशी भी करे या जॉइंटली इंडिया में करे, तो उसको भी हम स्वदेशी मानेंगे। अब भारत दूसरी तरफ क्या है, अपना जो व्यापार है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहता है, और डाइवर्सिफाई करने में चीन है, जापान है, रशिया है, और बड़े देश हैं जैसे ब्राजील है या साउथ अफ्रीका है, और अफ्रीका के और देश हैं, उनसे भारत अपने रिलेशंस ज्यादा क्लोजली कल्टीवेट करना चाहता है, जिससे डाइवर्सिफाई कर सके, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हो। फिर भी भारत की इकोनॉमी है वो इतनी सेल्फ रिलायंट पहले से है, रेजिलियंस इतना है कि भारत का स्वयं का मार्केट इतना बड़ा है। अगर भारत के कंज्यूमर का परचेजिंग पावर बढ़ाएंगे तो जो भी इम्पैक्ट है भारत पे हो सकता है वो भी बहुत मिनिमाइज हो जाएगा। तो भारत एक मल्टीप्रोन्ड स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर रहा है, अपने डोमेस्टिक रिसोर्सेज, अपना जो सेकेंड जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म है उसको फिर से रिवॉर्म कर रहा है, उसको एक्सेलरेट कर रहा है, अपना डोमेस्टिक मार्केट भी एक्सप्लोर कर रहा है, अपने जो एमएसएमई है उनको रिलीफ देने की बात भी सोच रहा है, और इंटरनेशनल लेवल पे भी जो ग्रेट पावर्स हैं या जो प्रभावशाली देश हैं उनसे भी अपने रिलेशंस बढ़ा रहा है, और उन्हीं में चाइना है, जापान है, और चाइना और भारत के स्वयं के व्यापार का इम्बैलेंस है। तो भारत चाइना को ज्यादा एक्सपोर्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल सपोर्ट चाइना का मिल सकता है इंटरनेशनल लेवल पे, और वो भी भारत के व्यापार को दूसरे देशों में एक्सपेंड करने में मददगार हो सकता है। क्योंकि भारत जो एक्सपोर्ट करता है, जो अमेरिका से चाइना की तरफ डाइवर्ट करेगा, चाइना में उनका मार्केट नहीं है, क्योंकि चाइना के स्वयं के ऐसे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं जो वहाँ चाइना में सस्ते मिल सकते हैं या दूसरे मार्केट में वो सस्ते दे सकता है। तो चाइना इसमें तो रिलीफ नहीं देगा, लेकिन पॉलिटिकली और स्ट्रेटेजिकली इस जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संकट जो ट्रम्प ने खड़ा किया है उसमें मददगार हो सकता है। जी निहाल। ठीक है आर्य साहब, क्या वाकई जिस बात का जिक्र अभी करोड़ी जी कर रहे थे, कितना फर्क अमेरिका को पड़ सकता है अगर भारत और चीन एकजुट हो जाए? और दूसरी बात ये भी है कि चीन अपने व्यापार का इस्तेमाल एक हथियार की तरह कर सकता है, जैसा कि हम आगे बता भी रहे थे, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जो चीन में ही उपलब्ध है, वो और कहीं पर उपलब्ध नहीं है, जिसका लगातार अमेरिका को भेजने का काम चीन की तरफ से भी हो रहा है। लेकिन भारत के पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो बाकी देशों के पास अभी इस वक्त उपलब्ध ना हो। तो ऐसे में अगर ये एकजुटता दिखाती है, या फिर रूस, चीन और भारत एकजुट हो जाते हैं, तो क्या आर्थिक तौर पर अमेरिका को नुकसान उठाना पड़ सकता है? RIC जो है, रशिया, इंडिया, चाइना, ये जो एक्सिस है ये क्या स्टेबल है, ये देखना होगा। पहली बात तो ये है, क्योंकि चाइना के साथ एशियन पावर बनाने के चक्कर में 1950 से पंडित जवाहरलाल नेहरू ट्राई कर रहे थे कि ये कोऑपरेशन बना रहे, परंतु धोखे से 1962 में वॉर हो गया, जिसके अंदर सबसे बड़ा टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो गया। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश की कुछ टेरिटरी वो चाह रहा है कि ये हमारी है, उससे तो हट गया, परंतु इसके साथ जो अभी लद्दाख रीजन है, हिमालय रीजन, उसके अंदर अभी भी 3400 किलोमीटर का जो डिस्प्यूट है बाउंड्री का, वो अभी बरकरार है, क्योंकि जो इंग्लिश लोगों ने सेट किया था
वहीं पर ही चला जा रहा है जो शुरू में 1940 के आसपास। तो ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। तो क्या RIC जो एक्सिस है रशिया, इंडिया, चाइना की, ये मजबूत है? और दूसरे हैंड पर अगर देखा जाए कि जो अमेरिका है वो कोल्ड वॉर के बाद टैक्टिकल सपोर्ट जो है इंडिया को दे रहा है। किस तरह से दे रहा है? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है वहां से, और जो प्रेशियस गुड्स है अमेरिका से आते हैं। परंतु और इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट है वो पहले सबसे हाईएस्ट थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब जो है तीसरे नंबर से है, क्योंकि पहले पे मॉरिशियस आता है और सिंगापुर आता है। तो ये जो कोऑपरेशन अब तक चल रहा था तो वो अनडिनाइएबल था। और जब हमारी गलवान वैली पे लड़ाई हुई तो तब इतने सैनिक भी मारे गए। तो यूएस ने और ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया ने एक क्वाड भी बनाया कि ये कह के कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसके अंदर अभी भी चाइना का दखल ज्यादा है। चाइना का दखल साउथ चाइना सी पे खत्म नहीं हो जाएगा जब आप एग्रीमेंट बना लोगे, और इसके साथ उसका ताइवान का कब्जा खत्म नहीं हो जाएगा। इसीलिए अमेरिका की हेल्प ली जा रही थी। इसके अलावा जो चाइना है वो बड़ा टैक्टिकल इमरजेंस उसका हुआ है। वो कैसे हुआ है कि उसने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत काबू कर लिया है, और जो कि सिंगल पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें भी उसने रियल एस्टेट और जो बैंकिंग सेक्टर था वो अपने हाथ में रखा हुआ है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो इसको दिया है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहाँ से शिफ्ट हो रहा है? ये अमेरिका से शिफ्ट हुआ है, क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन रिड्यूस हो रही है और चाइना के बीच में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, अब बल्कि डिक्रीज हो रही है। तो उन्होंने हर तरह के प्रोडक्ट बनाए, और ग्लोबल वैल्यू चेन जो थी, सप्लाई चेन, वो चाइना से ही इमर्ज होती है। आप कोई भी प्रोडक्ट मांगो वो आपको चाइना से मिलता है, और यूएस में सबसे ज्यादा जाता भी है वो, क्योंकि जितना भी आपका कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, डेली यूज के हैवी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, तो हम इंडिया जो है यूएस से इंपोर्ट करता है। तो यूएस जो है हैवी गुड्स के अंदर सिमट के रह गया, और बाकी जो प्रोडक्शन थी वो चाइना और इंडिया में तो पार्शियली आई है, क्योंकि इंडिया और चाइना का ट्रेड गैप भी बहुत ज्यादा है, $92 बिलियन है। जबकि जब लड़ाई हुई थी अभी 5 साल पहले, तो ये था कि अब इनके हम एप्स जो है टिकटॉक वगैरह सब बंद कर देंगे। वो थोड़ी देर के लिए बंद हुए, अब फिर चालू हो गया। इसका मतलब क्या है कि चाइना के ऊपर सप्लाई चेन का और थोड़ा बहुत जो डेली टेक में यूज होता है एप्लीकेशंस, उसकी डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। तो वो इकोनॉमिकली ज्यादा है इस टाइम पर, क्योंकि हमें अभी लग रहा है कि यूएस जो है वो इंसिस्ट कर रहा है कि ये जो रशिया और यूक्रेन का वार लंबा चल रहा है, ये जो इंडिया है ये तेल खरीद रहा है। खैर, तेल खरीदने की भी बात जो थी वो इन्होंने ही बताई थी। तो ये इंडिया, यूएस ने ही बताया था कि ये आप जो है रशिया से तेल ले सकते हो, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट है उसमें इम्बैलेंस ना आए या उसके प्राइसेस ना बढ़ जाएं, क्योंकि यूएस को भी ये डर रहता है कि अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएं तो मुद्रास्फीति की दर बढ़ जाएगी। परंतु उसमें ये कंडीशन थी कि ये यूरोप के लोग और अमेरिका वो कच्चा तेल नहीं लेंगे, परंतु इंडिया जो है कच्चा तेल ले रहा है रशिया से और उसको रिफाइंड करके ही यूरोप को दे रहा है। तो वो अब इनको खटकने लगा है कि ये व्यापार बहुत बढ़ गया, क्योंकि अभी 42% जो रिक्वायरमेंट है तेल की वो रशिया से पूरी होती है। तो वो एक अब ओपेक कंट्री क्या इतना सप्लाई कर सकती है अगर मान लो ये हटता है। तो अब जो ऑयल की जो कंडीशन है वो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा है। इंडिया का जो ऑयल डिमांड है वो हर साल बढ़ता चला जा रहा है, और जिसके अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट भी है, क्योंकि जो ऑयल आता है वो तो न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा। उसके लिए तो क्या है कि जो डेप्रिसिएशन भी होता है करेंसी का जब करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है। तो अभी करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में है, क्योंकि जो मार्केट रेट है वो $80 बिलियन का $80 पर बैरल का है, परंतु ये मिल रहा है $60 पर बैरल।
तो इसकी कोई कोटेशन भी नहीं है, ना तो ये न्यूयॉर्क से खरीदा जा रहा है, ना लंदन से खरीदा जा रहा है, तो इसकी तो कोई कोटेशन ही नहीं है। ये तो एक म्यूचुअल बार्गेन है और बार्टर सिस्टम है। पर रशिया ने अभी भी ये कहा था कि आपके रुपीस तो हमारे पास काफी इकट्ठे हो गए, आप तो रूबल में कुछ ज्यादा ले नहीं रहे हो। तो वो जो सिस्टम है एक्सचेंज रेट का, वो सिर्फ डॉलर की वजह से ही एस्टैब्लिश्ड है। जी। तो यूएस कभी जब एक हेजमनी बना था, एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल पावर बना था, उसका एक डॉलर ही एक ऐसी चीज थी जिसकी वजह से वो बना था और जिसकी वैल्यू को यूएस जो है वो कंट्रोल करता है, बोरोइंग करता है और कई चीजें और है, जिसकी वजह से डॉलर की प्रेस्टीज को कभी भी हार नहीं हुआ। उसके आगे जापान का जो येन है और इसके आगे जो यूरोप 27 कंट्रों की जो यूरो करेंसी है, वो भी उसका भी सर्कुलेशन अभी कितना है, 20% है और जापान का तो 5% है। इसका मतलब 60-70% ट्रेड जो है वो यूएस के माध्यम से ही होता है, जो कोटेशन है वो यूएस के माध्यम से जाती है। और दूसरा, यूएस ये कहता है कि जब आपको चाइना से डर लगता है, चाइना पाकिस्तान को स्पॉन्सर करता है डिफेंस इक्विपमेंट, तो आपको डर लगता है तो मैं रेडी हूँ। तो क्वाड इसीलिए बनाया गया है कि इंडो पैसिफिक पर यूएस ने मिलिट्री जो ड्रिल है वो की हुई है और काफी वहां पर सबमरीन और ड्रोन जो है उसकी स्पेंडिंग है। तो क्योंकि एशिया पैसिफिक की सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, तो इसीलिए चाहिए था। तो ये फॉरेन पॉलिसी में एक थोड़ा डिफेक्ट आ रहा है कि ये जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी थी यूएस इंडिया की, अलाइनमेंट तब तक था 1970 तक, ये कह के कि हम तो यूएसएसआर से डिफेंस इक्विपमेंट लेंगे, क्योंकि जब पाकिस्तान के साथ 2 वॉर हुई हमारी तो वो ठीक है, तब डिफेंस सिस्टम वहां से था। परंतु बाद में जो यूएस से डिफेंस सिस्टम था, अब इंडिया जो है डिफेंस सिस्टम अपना ही तैयार कर रहा है। तो ये कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर हो जाएंगे। कितना आत्मनिर्भर हो जाएंगे, कितना टेरिटोरियल थ्रेट रहेगा, कितना बाउंड्री का थ्रेट रहेगा, वो आने वाले दिनों में देखा बिल्कुल जाएगा। सही कह रहे हैं सर, वो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। और जो हालात और जो स्थिति है फिलहाल हम उसका आकलन कर रहे हैं। लेकिन मैं करोड़ी जी आपका रुख कर लेती हूँ सर, चीन पर कितना विश्वास किया जा सकता है, ट्रस्टवर्दी कितना है चीन? क्योंकि 1962 का जिक्र जैसे आर्य साहब ने किया, या गलवान घाटी में जिस तरह से चीन की जो विस्तारवादी नीति का एक नमूना देखने के लिए मिला था, ऐसे में जब जब विश्वास किया गया है चीन पर, पीठ पर छुरा घोंपने का काम किया है चीन ने, विश्वास किया जा सकता है जो हालात और जो स्थितियां हैं उसके मुताबिक? देखिए नेहा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किसी भी देश पे किसी देश का विश्वास नहीं होता, लेकिन कूटनीतिक तरीके से रिश्ते चलते रहते हैं और हर देश दूसरे देश से अच्छे रिश्ते बनाने के लिए उस देश के लिए एक परसेप्शन जेनरेट करता है कि आपसे हमारे अच्छे रिश्ते हैं होंगे, उसमें आपका वेस्टेड इंटरेस्ट है, ये वेस्टेड इंटरेस्ट का परसेप्शन देना पड़ता है। अमेरिका के बारे में तो अपने ही चैनल पे बहुत पहले हम कह चुके हैं कि अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक है, दोस्त होना घातक है। तो अमेरिका भी किसी के साथ दोस्ती नहीं निभाता है और दूसरे देश भी नहीं निभाते हैं जब अपना हार्डकोर नेशनल इंटरेस्ट आता है। जहाँ तक चीन का सवाल है, देखिए चीन के और भारत के बीच में बहुत से इरिटेंट्स हैं, मुद्दे हैं। बॉर्डर का मुद्दा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसके लिए अभी वांग ये न्यू दिल्ली आए थे पिछले हफ्ते, तो ऐसा तय किया गया है कि जब भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और वांग जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं बॉर्डर प्रॉब्लम को लेके, ये तय किया गया 2 ग्रुप बनाए जाएंगे, वर्किंग ग्रुप। उसमें एक ग्रुप है वो बॉर्डर को मैनेजमेंट को देखेगा और दूसरा ग्रुप है वो बॉर्डर को डिमार्केट कैसे किया जाए उसके लिए प्रयास करेगा। तो उस दिशा में दोनों संबंध सुधारने में लगे हुए हैं। दूसरा, ट्रेड को लेके बहुत ज्यादा चिंता की बात है, ट्रेड का इम्बैलेंस बहुत है। चाइना से भारत बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट भारत का बहुत कम हो रहा है। और फिर जब वांग ये आए तो फिर से ये कहा गया कि चाइना से रेयर अर्थ मटेरियल लेंगे, फर्टिलाइजर्स लेंगे और जो टनल बनाने वाली खोदने वाली मशीनें हैं वो हम चाइना से लेंगे। तो चाइना पे हम डिपेंडेंट हो गए हैं और चाइना पे नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो भी इंटरडिपेंडेंस के हैं आज। पर आज कोई भी देश अपने आप को एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट बना के नहीं रह सकता, इंटरडिपेंडेंस तो रहेगी।
तो चाइना के साथ हम संतुलन कैसे बनाएं ट्रेड का, इसके लिए भारत और चीन को मिलकर जॉइंटली सोचना चाहिए। बिल्कुल। तीसरा महत्वपूर्ण यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में दोनों का कुछ इश्यूज पे कॉमन इंटरेस्ट है। देखिए, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का पुनर्गठन किया जाए, इसमें चाइना और भारत एग्री करते हैं, लेकिन चाइना भारत को परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के मनाने में चाइना के रिजर्वेशन है। दूसरा, क्लाइमेट चेंज को लेके दोनों में बड़ा नजदीकियां हैं। ग्लोबलाइजेशन को लेके भारत और चीन का कॉमन इंटरेस्ट है, दोनों ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करना चाहते हैं, जबकि पश्चिमी देश हैं, अमेरिका है या दूसरे देश हैं, वो प्रोटेक्शनिस्ट होते जा रहे हैं। चौथा इंटरेस्ट WTO में दोनों देशों का इंटरेस्ट है, और WTO को निरंतर रूप से ट्रंप की पॉलिसीज खत्म कर रही हैं, और जो ग्लोबल लेवल के एजेंसीज हैं, चाहे वो UN एजेंसी हो चाहे WTO हो, अगर वो कमजोर होती हैं तो ये एक तरह का फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड डेवलप होगा, उससे किसी का हित पूरा नहीं होगा, न विकसित देशों का होगा न विकासशील देशों का होगा। तो भारत और चीन का कॉमन इंटरेस्ट बहुत से अंतर्राष्ट्रीय और जो ग्लोबल इश्यूज हैं उनमें है, तो वहाँ दोनों देश कोऑपरेट कर सकते हैं। क्लाइमेट को लेके कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, हाँ। एनर्जी को बात कर रहे हैं, एनर्जी को लेके, क्योंकि एनर्जी को ग्रीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन चाहते हैं दोनों, तो इस तरह का AI को लेके दोनों में कोलेबोरेशन हो सकता है कि AI को किस तरह से रेस्पॉन्सिबल बनाया जाए, उसमें किस तरह के, क्यों UN ने भी 2 अलग से अभी ग्रुप बनाए हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी, तो AI को कैसे रेस्पॉन्सिबल तरीके से सबके हित के लिए कैसे काम करे, इस कदम, तो भारत और चीन के बीच में मुद्दे बहुत हैं, लेकिन कोऑपरेशन की गुंजाइश भी बहुत है, जहां दोनों का इंटरेस्ट है उसका कन्वर्जेंस। जी, विकासशील देश हैं, उनके लिए एक मिसाल बन सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, उनको लीड कर सकते हैं दोनों मिलकर। बिल्कुल, लेकिन ये रिलेशन जो डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, कहाँ तक जाएगा ये वाकई देखने वाली बात होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।